नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों सुबह है 9:30 बजे की क्लास में हम यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर दिया है और आज का प्रैक्टिस सेट जो है 8वां प्रैक्टिस सेट है। अगर इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो शाम 3 बजे जो हमारा प्रैक्टिस होता है, शाम 3 बजे RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं या उस वीडियो को नहीं देखे हैं जिसमें से 3-4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है अंकित भाटी सर के बुक से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके वह वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों, दोनों प्रैक्टिस सेट का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर बात करें PDF जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, अगर वह काम नहीं कर रहा है तो आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला 223224। क्या सर्च करेंगे? टेस्ट वाला 223224। जो चैनल आएगा आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, उसके बाद PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं जो कि 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो आज का पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों जो है लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था? कौन व्यक्ति कहा था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी जो है लंदन से बड़ा है? बर्नियर कहा था, मनुची कहा था, या रल्फ फिच कहा था, या हॉकिंस ने कहा था? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों रल्फ फिच जो है, राल्फ फिच, ऑप्शन सी हमारा होता है। राल्फ फिच अकबर के शासनकाल में आने वाला एक अंग्रेज यात्री था। राल्फ फिच जो है अकबर के शासनकाल में आया था और यह जो है आगरा और फतेहपुर सीकरी को देखा तो ये उसे बताया कि यह लंदन से भी बड़ा है। आगरा और फतेहपुर सीकरी जो है दोनों जो है लंदन से बड़े हैं। तो कौन कहा था? राल्फ फिच ने कहा था। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और वहीं अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि मूर देश का यात्री जो है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मूर अर्थात दोस्तों मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। वह किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर के शासनकाल में, अकबर के, या फिर महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था? तो मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता और यह भारत में कब आया था दोस्तों? यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1334 ईस्वी में यह भारत आया था। कौन? जो इब्न बतूता है, मोरक्को का रहने वाला है, 1334 ईस्वी में भारत आया। और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, कौन सी पुस्तक है? यह एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है रेहला। इसकी पुस्तक पूछी जाती है एग्जामों में दोस्तों, रेहला किसकी पुस्तक है? तो रेहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की है। इब्न बतूता भारत में कब आया था? तो 1334 ईस्वी में आया था। 1334 ईस्वी में किसका शासन चल रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो यह मोरक्को का रहने वाला था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो तीसरा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा दोस्तों कि हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है उसको एक दूत के रूप में किसने भेजा था दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। ताई सुंग ने, तुंग कुआन ने, या फिर कु एन बू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है यह ताई सुंग के कहने पर भारत आया था। ताई सुंग जो है, ताई सुंग ने ह्वेनसांग को एक दूत बनाकर भारत में भेजा था। ठीक दोस्तों, ह्वेनसांग की बात करें दोस्तों, इसे जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो चौथा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, मिलान करना है।
तो चलिए मिलान करते हैं। इसमें कुछ आचार्य दिए गए हैं और उनके सिद्धांत दिए गए हैं, उनसे मिलान करना है। जो है लकुलिस, लकुलिस किसका सिद्धांत है दोस्तों? लकुलिस का सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो लकुलिस का जो सिद्धांत है पशुपत है। क्या है? पशुपत। और नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन का शून्यवाद। भद्रबाहु की बात करें दोस्तों तो भद्रबाहु से जो है यह जैन से है। गोसाल की बात करें तो आजीवक के सिद्धांत है। तो कौन सा हमारा प्रश्न होगा, आंसर जो होगा पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, किस ऑप्शन में दिया गया है? पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा केवल मात्र बी वाले ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है शुक्ल आयुर्वेद की संहिता है? निम्नलिखित में से कौन जो है शुक्ल आयुर्वेद की संहिता है? वाजन जो है वाजसनेयी, या फिर मैत्यारणी, या फिर तैत्रीय, या फिर काठक है। तो शुक्ल आयुर्वेद की संहिता जो है दोस्तों यह आपकी है वाजनसेयी है। कौन है? वाजसेनेयी है। कौन है? वाजसनेयी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और अगर बात करें दोस्तों जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद को दोस्तों कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। कर्मकांडी वेद किसे कहा जाता है? यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद कहा जाता है। इसमें जो है यज्ञ से संबंधित चर्चा की गई है। यज्ञ संबंधित चर्चा किसमें की गई है? तो यजुर्वेद में की गई है। यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, इसमें मिलान करना है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि दी रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था उसका कार्य क्या था, उसमें क्या किया गया था? तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था भारत में, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत क्या किया गया था दोस्तों? तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रारंभ हुआ था। अगर वहीं बात करें जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या हुआ था दोस्तों? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो हुआ था दोस्तों इसमें द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और चौथा भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान किया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा दोस्तों पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा किस ऑप्शन में दिया गया यह हम देख लेते हैं। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा जो है केवल ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा बी वाला बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात जो है सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? जो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी जो पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर हो गया था दोस्तों? यह हमसे पूछा गया था। कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति गठन पर हो गया था, या फिर देशी राज्यों के प्रतिनिधि के, या फिर केंद्र सरकार के प्रतिरूख, या फिर कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता के कारण हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथ में समस्त झगड़ा जो हुआ था यह हो गया था कांग्रेस जो है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर जो है इन दोनों में झगड़ा हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा जो घटना हुई थी वह किस जनपद में है? देवरिया में है, गोरखपुर में, कुशीनगर, या फिर महाराजगंज में? तो चौरी चौरा की बात करें दोस्तों यह आपका है गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर जनपद में, गोरखपुर जिले में है।
ठीक, अगर बात करें दोस्तों जो चौरा चौरी की घटना हुई थी, चौरी चौरा की घटना हुई थी, यह कब हुई थी दोस्तों? यह 5 फरवरी 1922 में हुई थी। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी दोस्तों। इसमें जो है 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। जो चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को हुई थी, इसमें जो है 22 पुलिस कर्मियों को जो है जिंदा जला दिया गया था और इसी के कारण जो है असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था। असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया था, किस घटना के बाद किया गया था? तो चौरी चौरा घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। असहयोग जो है पुलिस कर्मियों की जो चौरी चौरा घटना हुई थी कब हुई थी? 1922 में। अगर बात करें दोस्तों याद करने के लिए, तो 5 फरवरी 1922 में हुई थी चौरी चौरा की घटना। 1922 में 1922 में ही 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। 1922 में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था और इसी घटना के बाद जो है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए हमें सही है। लेकिन हमसे पूछा गया था कि चौरी चौरा जो है किस जनपद में स्थित है, तो क्या है, कहाँ है यह स्थित? गोरखपुर में। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। कह रहा कि निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए कि कौन व्यक्ति कैसे मृत्यु हुई थी उनकी, यह हमसे पूछा गया है। तो जीतन दास हैं, जो जतिन दास हैं, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी दोस्तों? तो जतिन दास की जो मृत्यु हुई थी यह भूख हड़ताल के कारण हुई थी। 64 दिन यह भूख हड़ताल में बैठे थे, उसके बाद 64 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है इलाहाबाद में मुठभेड़ के दौरान जो है वहाँ अपने आप को स्वयं को गोली मार लेते हैं। भगत सिंह को बात करें तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी। कल्पना दत्त की बात करें तो कल्पना दत्त जो है आजीवन कारावास में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा। किस ऑप्शन में हम देखते हैं? पहले का जो है, पहले का कौन सा था? पहले का दूसरा, पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा। ऑप्शन जो है बी में हमारा दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है दोस्तों? एमजी रनाडे हैं, या फिर अनंत पटवर्धन है, जेके गोखले हैं, बीजी तिलक हैं। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक हैं यह है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे जेके कहा गया है, जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1905 में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, मिलान करना है दोस्तों, महासागरीय परीक्षा और स्थान दिया गया है। इसमें कहा गया कि एलुसियन जो है, एलुसियन किस स्थान में है? एलुसियन की बात करें दोस्तों तो यह जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। एलुसियन कहाँ है? उत्तरी प्रशांत महासागर में है। करमेडेक की बात करें, करमेडेक जो है दोस्तों यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। सुंडा की बात करें तो सुंडा सभी को पता होगा जो कि हिंद महासागर में है। और जो यस सैंडविच है यह आपका दक्षिणी अंडमान महासागर में है, दक्षिणी अंध महासागर में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम। तो सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है दोस्तों यह आपका ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग जो है 66.8%।
कितना है 66.8% पाया जाता है ऑक्सीजन भू प्रॉपर्टी पर। और वहीं बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन कितना पाया जाता है, यह पाया जाता है 27.72% पाया जाता है। कितना 27.72% पाया जाता है। और इसमें पूछा जा रहा है कि बाण सागर परियोजना स्थित है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, रिहंद नदी पर, सोन नदी पर, कनहर नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो बाण सागर की बात करें दोस्तों, तो बाण सागर जो परियोजना है यह सोन नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। बाण सागर जो परियोजना है सोन नदी पर बनाया गया है। अगर इस बाण सागर परियोजना की लंबाई की बात करें दोस्तों, तो लंबाई जो है 120 मीटर है। और वहीं चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो है इसकी 60 मीटर है। 60 मीटर चौड़ाई है और लंबाई 120 मीटर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है गंगा के मैदान की पुरानी जो कछारी मिट्टी है उसे क्या कहा जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी जो कछारी मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है, बांगर कहा जाता है, खादर कहा जाता है या फिर खोंडलोलाइट कहा जाता है। तो दोस्तों गंगा के जो मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसे बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है। सबसे कम नगरीकृत कौन है दोस्तों, लक्षद्वीप है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है या फिर दादर एवं नगर हवेली है या पांडुचेरी है। तो केंद्र शासित राज्यों में सबसे कम नगरीकृत जो है दोस्तों यह आपका है अंडमान निकोबार। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, अंडमान निकोबार। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा 16 नंबर का प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है। महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम कहाँ की है, रामपुर, बलरामपुर या फिर श्रावस्ती या फिर बहराइच की सबसे कम है। तो साक्षरता दर जो महिला की सबसे कम है दोस्तों यह आपकी श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में जो है साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। पूछा है नकदी फसल कौन सी नहीं है, जूट है, मूंगफली है, ज्वार, गन्ना है। तो दोस्तों जो फसल को दो भागों में बांटा जाता है, एक खदान फसली एक नकदी फसली कहा जाता है। खदान फसल में आते हैं दोस्तों चावल, आपके गेहूं, मक्का, ज्वार और दलहन आदि आते हैं फसल। और नकदी फसल में आपका आता है सरसों, जूट, मूंगफली, गन्ना आदि जो आते हैं ये नकदी फसल में आते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है कि नकदी फसल कौन सी नहीं है, अर्थात खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो चावल आता है, गेहूं, मक्का, ज्वार, ये सब जो है कि आपके खाद्यान्न फसल हैं। तो इसमें ज्वार जो है यह का आपका खाद्यान्न फसल है। तो ऑप्शन सी हमारा होगा खाद्यान्न फसल। और नकदी फसल कौन कौन से हैं, तो नकदी फसल आपका जूट भी है, मूंगफली भी है, गन्ना है, इसके साथ साथ सरसों भी होता है, जूट भी होता है। ये सब क्या है, नकदी फसल है। ज्वार जो है आपका खाद्यान्न फसल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग में, क्रेडिट कार्ड में या बैंक के बचत खाता में या बैंक के चालू खाता में। स्मार्ट मनी शब्द का जो प्रयोग होता है दोस्तों यह आपका प्रयोग किया जाता है क्रेडिट कार्ड में। कहाँ प्रयोग किया जाता है, क्रेडिट कार्ड में किया जाता है प्रयोग स्मार्ट मनी शब्द का। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं। मुद्रास्फीति की दरें जो हैं किस सूचकांक पर आधारित है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, थोक मूल्य सूचकांक पर
या फिर औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, या फिर ग्रामीण श्रम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। तो मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित है दोस्तों? तो यह जो आधारित है, यह जो है थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। किस पे आधारित है? थोक मूल्य पर आधारित है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, 20 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अधिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है? मुद्रा एवं वित्तीय मामलों के जो है सरकार का वित्तीय अभिकर्ता या सलाहकार कौन होते हैं? नाबार्ड होता है, एसबीआई होता है, या फिर आरबीआई होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो है सरकार का वित्तीय अभिकर्ता या सलाहकार जो होता है, यह होता है आपका आरबीआई। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, आरबीआई होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है वैधानिक जो शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, किस अनुसूची में कहा गया है? 5वीं में, 6वीं अनुसूची, 7वीं में, या फिर 8वीं अनुसूची में? तो दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यह 7वीं अनुसूची में कहा गया है। किस में है? 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के तहत माध्यम से जो है श्रमिकों के प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 39A में, या फिर अनुच्छेद 45 में, या अनुच्छेद 43A में कहा गया है? तो जो अनुच्छेद 43A के अनुसार जो है इसी के तहत श्रमिकों के प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि अनुच्छेद 43A के तहत। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि कह रहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वह क्या कहता है? राज्यों का एक संघ घोषित करता है, या फिर एक संघात्मक राज्य घोषित करता है, या फिर एक एकात्मक राज्य घोषित करता है, या एक गणतंत्रात्मक राज्य घोषित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो है राज्यों का एक संघ है, भारत को राज्यों का एक संघ घोषित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 26 नंबर का इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें है कि इनमें कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है? खसरा, रेबीज, पोलियो, क्षय रोग। तो विषाणु जनित रोग जो नहीं है दोस्तों, यह आपका क्षय रोग है, जिसे टीबी भी कहा जाता है, क्षय रोग। यह जो है बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, जिसे टीबी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि 27 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जोड़ी नहीं पूछा गया दोस्तों, इसमें पूछा है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम की संख्या जो होती है यह होती है 46। ऑप्शन बी हमारा होता है 46। अगर वहीं जोड़ी पूछा जाता है, जोड़ा, तो यह 23 होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? जो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड में, या फिर अमोनिकल में, नाइट्रेट में, या फिर नाइट्राइट में पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन जो पाया जाता है दोस्तों, यह पाया जाता है एमेटाइड में। किस में से पाया जाता है? एमाइड में पाया जाता है। ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही है, एमाइड में पाया जाता है। यूरिया में जो है नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में पाया जाता है। लगभग जो है 46% पाया जाता है नाइट्रोजन। कितना पाया जाता है? 46% नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दूध का जो दही में परिवर्तन होता है किसके द्वारा होता है? तो यह बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके द्वारा?
बैक्टीरिया द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध में पृथक हो जाने का कारण क्या है। मथने के पश्चात जो है क्रीम का दूध में पृथक से अलग जो है पृथक हो जाता है, उसका कारण क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या फिर संसंजक बल के कारण, या फिर अपकेंद्रीय बल के कारण, या इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है कि मथने के पश्चात जो है क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कारण कहलाता है, किसके कारण होता है। तो यह अपकेंद्रीय बल के कारण हो जाता है, जो कि क्रीम अलग हो जाती है और दूध अलग हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। और इसका एक और उदाहरण होता है दोस्तों कि कपड़ा सुखाने की मशीन भी होता है। कपड़ा सुखाने की मशीन भी एक इसका उदाहरण होता है अपकेंद्रीय बल का। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें 36 नंबर का प्रश्न, हिंदी का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की खोज जो है किसकी कृति है। भारत की खोज किसकी कृति है। रविंद्रनाथ ठाकुर की है, जवाहरलाल नेहरू की है, सुभाष चंद्र बोस की है, या फिर महात्मा गांधी की है। तो भारत की खोज जो है यह किसकी कृति है दोस्तों। तो यह जवाहरलाल नेहरू की है, जिसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत की खोज किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रस्तुत विकल्पों के अनुसार जो है लोकोक्ति को पहचानना। कौन सी लोकोक्ति है। आ बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से अचार नहीं निकलता है, घाट घाट का जूस पीना, या तिल का लड्डू बनाना। तो इसका जो लोकोक्ति सही दिया गया है, आप बैल मुझे मार, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन जो है अशुद्ध है। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा कथन जो है अशुद्ध है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि हमारे पास समय कम है। बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है कि कल लोगों की भीड़ जमेगी। सी ऑप्शन है कहाँ जाना है। डी ऑप्शन आपका है शायद बारिश हो रही है। इनमें से कौन सा जो वाक्य है यह अशुद्ध है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी है कि कल लोगों की भीड़ जमेगी। भीड़ जमेगी दोस्तों यह कोई अर्थ नहीं होता। कल लोगों की भीड़ लगेगी यह वाक्य कुछ ठीक लगेगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी गलत बताया गया है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी का लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि ये हमारा भावी जीवन निस्संदेह उज्जवल होगा। यार कि हमारा भावी जीवन जो है निसंदेश उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम पूछा गया। भावी का विलोम क्या होता है दोस्तों। तो भावी का विलोम क्या होगा दोस्तों। तो भावी का जो विलोम शब्द होता है यह होता है अतीत। भावी का विलोम जो होता है अतीत होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था। पूछा गया है कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर है, या फिर वीरेंद्र सहवाग है, विनोद कांबली है। तो जो 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं यह आपके हैं दोस्तों वीरेंद्र सहवाग। कौन है, वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है दोस्तों। वैश्विक स्तर पर जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है या कब मनाया जाता है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा जो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला बिल्कुल सही होगा। और वहीं अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 53 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की जो है गुणवत्ता में गिरावट आई है। निम्नलिखित में जो है किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। ऑप्शन आपके सामने है कि पानी जो है गंदे पानी का सही से निपटान न करना। बी ऑप्शन है वनों की कटाई से।
जल संसाधनों का गलत वितरण, या फिर अत्यधिक जनसंख्या के कारण जो है पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो पानी की गुणवत्ता में जो गिरावट आई है दोस्तों, यह गंदे पानी का सही से निपटान ना करना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, 54 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि जो है किठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। जो किठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, यह कहाँ है दोस्तों? यह आपके दोनों जो है आगरा में स्थित है। कहाँ है? आगरा में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यकाल जो है कार्यालय कहाँ पर स्थित है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ है दोस्तों? दार्जिलिंग में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, या फिर कोच्चि में है। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है यह दोस्तों कोलकाता में है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, कोलकाता में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो 56 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें मिलान करना दोस्तों, देश दिया गया है और उनकी राजधानियों के साथ मिलान करना है। तंजानिया की राजधानी क्या है दोस्तों? मान लीजिए तंजानिया की राजधानी नहीं पता, फिर आगे केन्या की बात करिए, तो केन्या की राजधानी आप सभी लोगों को पता होगा, नैरोबी है। क्या है? केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। और वहीं बात करें नामीबिया की राजधानी क्या है, तो नामीबिया की राजधानी जो है विंडहाक है। और मोरक्को की राजधानी की बात करें, मोरक्को की जो राजधानी है दोस्तों रबात है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अब बचा तंजानिया, तंजानिया का क्या है? डोडोमा है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा जो है ऑप्शन ए में दिखा गया दोस्तों, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। 57 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। जो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि कितनी होती है दोस्तों? कितने समय है? 1 माह का, 3 माह का, 5 माह का, या फिर 6 माह का। तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने का जो सूचना अवधि है वह है दोस्तों 1 माह की है। कितनी है? 1 माह की। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है। जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा है यह कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने, आगरा में है, नई दिल्ली में है, अवध में है, या वारांगल में है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो बनाया गया है प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा यह आपका स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा।